हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का आज पेपर है, तो पेपर से पहले इस पूरे पेपर को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग एक ऐसे प्रश्न पत्र को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके शिफ्ट में डिट्टो सवाल छपने वाले हैं। यदि आप इस पूरे पेपर का हल देखकर चले जाते हैं तो आप अपनी शिफ्ट को आसानी से क्रैक करने वाले हैं। आप अपने शिफ्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर में हम लोग जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी शिफ्टों में डिट्टो छपने वाले हैं। वही प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आज एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर है, तो 4 फरवरी के पहले शिफ्ट के पेपर का शुरुआत कुछ ही देर में होने वाला है। तो उसी के आधारित पर हम लोग एक पूरे पेपर का हल देखने वाले हैं। तो साथियों, आपका पेपर है यदि, तो इस पूरे पेपर का सोल्यूशन आप जरूर देख करिएगा, जिसमें आपका जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर के कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन होने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास से आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके पेपर में पूरे पेपर का सोल्यूशन कैसे कैसे आएंगे, वो भी हर एक सब्जेक्ट का। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 ये किस पर आधारित थी? तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 ये किस पर आधारित थी? तो ये व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? तो पूरे 15 लाख रुपए है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य का खूब केसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है? किस राज्य का खूब केसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है? तो ये मणिपुर का है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? तो ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहां और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहां पर और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? तो लंदन में किया गया था, जो कि 2018 में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एसएससी एमटीएस हवलदार की शिफ्ट में बैठने से पहले ये सिलेक्शन वाले प्रश्न आप सभी को पूरा पढ़ना है, एक नहर में पूरा पढ़ना है। जैसे आप सभी को जीके जिसका कंप्लीट पढ़ लेना है भाई, स्टैटिक जीके कम से कम आप सभी को 2300 क्वेश्चन प्रोवाइड करें। यदि आपने ये 2300 क्वेश्चन देखना है, आप सभी केवल कुछ करा नहीं, बस देखना है, आप सभी को अपने आप याद हो जाएगा। और प्लस इंग्लिश के जो आपके पेपर में 25 क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा कंप्लीट आपका इंग्लिश का कंप्लीट इसमें दिया गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। करंट अफेयर के पूरे 1 साल का आप सभी को क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। रीजनिंग पूरा कंप्लीट हम दे रहे हैं, मैथ्स भी पूरा कंप्लीट दे रहे हैं। तो साथियों ये जो नंबर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, इस पे आप सभी को मैसेज करना है, टीम आपसे बात करेगी, तुरंत प्रोवाइड करेगी। ये मात्र भाई स्पेशल ऑफर 100 रुपये का है। 100 रुपये में इतना कोई दे नहीं सकता, जिसमें आप सभी को हम फ्री आपको 40 टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे। और आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार का जो मेन सब्जेक्ट है जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर है, तो ये पूरा टोटल 1000 क्वेश्चन हम आप सभी को फ्री में दे रहे हैं मेरे दोस्त। तो इस नंबर पे आप सभी को मैसेज करना है। आपको अपने शिफ्ट में जाने से पहले एक बार इस पूरे पेपर का सोल्यूशन देखना है बहुत अच्छी तरीके से। तो साथियों जल्द से जल्द आप लोग इस नंबर मैसेज करके ये अपने पास आप मंगाइए, इसको पढ़कर अपना पेपर देने चले जाइए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिकता अधिनियम 1955 ये किससे संबंधित नहीं है? नागरिकता अधिनियम 1955 ये किससे संबंधित नहीं है? तो ये निर्वाचन संबंधित नहीं था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड ये किसका रंग कैसा होता है? फुटबॉल में जो सेंडिंग ऑफ कार्ड है इसका रंग कैसा होता है? तो लाल कलर का होता है। जो फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड होता है इसका रंग लाल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था, यह किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो यह विधवा पुनर्विवाह के लिए था।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? बताएंगे आप सभी। तो गीतम है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को कौन सा संगठन जारी करता है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को कौन सा संगठन जारी किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको जारी करता है, और 2024 में भी इन्हीं संगठन ने जारी किया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? संविधान के 50वें संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये कबड्डी खेल में किया जाता है, जो लोना शब्द है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? तो अभिलाषा बराक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और साथियों आप सभी लोग अपना एग्जाम डेट बता दीजिएगा भाई, क्योंकि आपके लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाना है। ओके, जिस तरह से आपके आज के पेपर में जीके, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपके आने वाले शिफ्ट 2 के लिए कराना है, तो इसलिए एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये उड़ीसा राज्य का है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई, इसे आप अच्छे से तैयार करिए। किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है? तो चाहमान वंश की, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? ब्रिटिश शासन से पहले कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था ये विशेषता थी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताएंगे आप सभी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पूरे 11 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को पूरे क्वेश्चन को याद भी करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है? ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती है? तो ये आगरा घराने के अंतर्गत आती है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1037 महिलाएं पर केवल 1000 पुरुष, इतना लिंगानुपात दर्ज किया गया था पुडुचेरी में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? तो कांतरी चट्टान का, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो साथियों किस तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं? तो ओरायन को शिकारी भी कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी?
तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या टोटल कितनी थी? टोटल 54 प्लेयर थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया था? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 ये कहां पर किया गया था? तो बर्लिन जर्मनी में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथियों आप पूरे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और आप लोग एग्जाम डेट जरूर बताएंगे, भूलिएगा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, उन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के रूप में जाना जाता है? तो बताएंगे किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, एक आपका राज्यसभा और एक लोकसभा, इसके रूप में जाना जाता है? बताएंगे आप सभी। तो अनुच्छेद 79 में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? तो ध्यान रखिएगा, धर्मपाल ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। स्वदेशी खेल कलारी पयोटी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी किस राज्य से हुई है? जो स्वदेशी खेल है कलारी पयोटी इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति केरल से हुई है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है? तो भाई पंडवानी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग जो कि प्रशस्त कर दिया था? तो बी नियम अधिनियम के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? बताएंगे आप सभी, याद रखिएगा अनुच्छेद 49 करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरुआत किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही, यानी जनगणना 2011 के अनुसार किस दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही थी? तो 17.64% की रही थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 को। बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? जो बनाना किक शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? बताएंगे आप सभी, मतलब कि किसका आकार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार है, किस तरह का भूभाग है? तो ये त्रिभुजाकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जो रायका जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान राज्य में पाई जाती है रायका जनजाति। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में से कौन सा विघटन के अधीन नहीं है? तो साथियों कौन सा विघटन के अधीन नहीं इनमें से? तो याद रखिए विधान परिषद ये विघटन के अधीन नहीं होती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है? तो सांभर झील है। याद रखिएगा ये सांभर झील राजस्थान राज्य में भी स्थित है। ओके, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है?
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है इनमें से? तो भाई गोवा राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में स्थित है? तो मेंटल और कोर के बीच में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? सभी बताएंगे तो उरुग्वे देश के द्वारा किया गया था पहला फीफा विश्व कप। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को। भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट को किसके नाम से भी जाना जाता है? भारत में वाद्य यंत्र फ्लूट, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? तो बांसुरी के नाम से जानते हैं भाई फ्लूट को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? चांग जो नृत्य है ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये राजस्थान राज्य में लोकप्रिय है चांग नृत्य। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत के संविधान के प्रारूपण का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, भारत के संविधान के प्रारूपण का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 किसे मिला है? साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? रस्किन बॉन्ड को दिया गया। ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। गिद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को। एक निश्चित कुट भाषा में सिंह को इतना लिखा जा रहा 22, 12, 17, 10 और 4 को 91, 82, 42 एक रूप में लिखा जाता। उसी भाषा में बीन कैसे लिखा जाएगा? सॉल्व करेंगे आप सभी। जैसे देखिए ये सॉल्व क्या है, जैसे सिंह है SING, सिंह का कोड क्या किया है? 22 किया है, 12 किया है, 17 किया, 10 किया है। अब हम हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। जैसे देखिए यस होता 19, आई होता 9, एन होता 14, जी होता 7। देखिए 19 में 3 जोड़ा है तो 22 बन गया, 9 में 3 जोड़ा है तो 12 बन गया, 14 में 3 जोड़ा है तो 17 बन गया, 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया। यानी जो आपका सिंह है, सिंह के हर एक अक्षर का कोड किया और उसमें +3 कर दिया है। दूसरा भी चेक कर सकते हैं आप लोग, FOUR। जैसे यफ होता 6, ओ होता 15, यू होता 21, आर होता 18। तो इसमें +3 करिए, इसमें +3 करिए, इसमें +3 करिए, इसमें +3 करिए। 6 3 9, 15 3 18, 21 3 24, 18 3 21। तो 9 18 24 21 इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे सॉरी कोड किया है ना 9 18 24 21। तो पूछा किसका? बीन का। तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे हर एक अक्षर का पहले कोड करके इसमें +3 करेंगे, तब हमारा जाकर आंसर आएगा। देखिए 3 2 5, 5 3 8, 3 1 4, 14 3 17, 58 417 होगा बीन का कोड, 58 417 जो कि पहला ऑप्शन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी क्लियर? हर एक अक्षर का कोड उसमें +3 करके उनका कोडिंग किया है। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या बनेगा? हर शिफ्ट में भाई लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा भाग को भी आपस में बदल दिया जाए। ये समीकरण है आपका, प्लस माइनस को बदल दीजिए, उसके बाद गुणा भाग को बदल दीजिए। तो चलिए पहले समीकरण को हम बना लेते हैं। 11 भाग है तो भाग को गुणा में बदल देना है, 12 माइनस है तो प्लस में बदल देना है, 78 गुणा है तो भाग में बदल देना है, 6 प्लस है तो माइनस में। ये समीकरण तैयार है, इसमें बॉडमस की नेम अप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ से 11 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 12 दहा में 120, 132 होगा भाई, 132 प्लस 6 का भाग
78 में, यानी 6 कम 6, 36 का 13 6 का 78, और ये -54 इधर। 132 और 13 कितना होता है? 145। 145 में से आप सभी को 54 कम करना है, तो कितना आएगा भाई देखिए। अब 145 में से हमें 54 घटाना है, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी इकाई अंक 1 आना चाहिए, यानी 91 आएगा। यानी ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक व्यापारी अपने सामान पर 40% की छूट देता है, इसके अलावा वह उस सामान पर 20% की अतिरिक्त छूट देता है, तो इन दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करिए। तो साथियों जब भी 2% सवाल में आए तो रेशियो मेथड अप्लाई करिए। जैसे एक व्यापारी है, मान के चलिए पहले 100 रुपए का सामान था, उसने 40% की छूट दे दिया, यानी अब वो सामान 60 रुपए का हो जाएगी। फिर उस सामान पे 20% की और भी अतिरिक्त छूट दे रही, यानी फिर 100 से मान के चलिए कि 20%, यानी अब वो सामान 80 रुपये हो जाएगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 20 23 60। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 25 और ये 4 3 12, यानी कोई सामान हम 25 का खरीद रहे लेकिन 12 में बेच रहे हैं, यहाँ तो भाई हमें 13 का घाटा लग रहा है, 13 रुपया का 13 का घाटा लग रहा है। किससे? ये 25 से, और ये मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, 13 चौका 52, यानी भाई यहाँ पर जो इन दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट मिल रहा है वो 52% का मिल रहा है। ठीक है, वो 52% का छूट दे रहा है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। तो साथियों आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, अब जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे भाई आप ध्यान से उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। लगभग हम 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करें, लेकिन 25 को हम लगभग भाई समझिए कि 60 से 65 क्वेश्चन के बराबर बनाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैटर विच इज अगेंस्ट मोरल वैल्यू, यानी जो नैतिक मूल्यों के विरुद्ध होते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होता है? जैसे मोरटल को हम क्या बोलते हैं? नश्वर बोलते हैं। ठीक है, इमोरल, तो जैसे कि जो नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो उन्हें क्या बोलते? अनैतिक बोलते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर इमोरल हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इमोर्टल लिखा है, इमोर्टल का मतलब होता है कि अमर, ठीक है, और इमोरस का मतलब होता है जो कामुक होता है बहुत। तो साथियों इस सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी आप सभी को सिनोनिम्स बताना, वो भी अंडरलाइन वर्ड का। जूडियस, ये आपका जुडिशियस, ये आपका अंडरलाइन हुआ है, तो इसी का आप सभी को सिनोनिम्स बताना है। अब जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण यानी बुद्धि, बुद्धि से भरा हुआ। तो बताएंगे इसका समान वाला शब्द क्या बनेगा? तो थॉटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? थॉटफुल हो जाएगा। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। जो विवेकपूर्ण होता है तो क्या हो जाएगा भाई? बहुत ही विचारशील, बहुत बुद्धि वाला हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जो जटिल हम जिससे बोलते हैं। अनरिलेटेड मतलब होता है असंबंधित, जैसे रिलेट मतलब संबंधित, तो अनरिलेटेड मतलब असंबंधित। इरेशनल मतलब होता है अतार्किक होता है। ठीक है, तो इस सवाल का जुडिशियस का जो सिनोनिम्स बनेगा वो थॉटफुल बनेगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इस मुहावरे करते क्या होगा? जैसे धरा पर पड़ना, जैसे कि धरा पर पड़ना यानी कि आपका अस्थिर, यानी बिल्कुल अस्थिर हो जाना, रुक जाना, यानी धरा पर पड़ना, तो क्या हो जाएगा? वैसिलेटिंग बोलते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ब्लो हॉट एंड कोल्ड इडियम का मतलब वैसिलेटिंग हो जाएगी, यानी अस्थिर रूप से। ठीक है, और क्रिटिक्विंग का मतलब होता है क्या भाई? समीक्षा करना होता है। टॉर्मेंटिंग का मतलब होता है कि यातना देना, और रीबकिंग का मतलब होता है फटकारना। जैसे कोई फटकार देता है तो उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीबकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का इडियम हो जाएगा वैसिलेटिंग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। चूज द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज इन द सेंटेंस। कैन इजिली बी कैरिड एनीवेयर, यानी भाई जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पोर्टेबल बोलते हैं। कैन इजिली बी कैरिड एनीवेयर यानी पोर्टेबल,
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस जो कार्टेबल है ना, कार्टेबल मतलब है कि सामान ले जाने योग्य, सामान ले जाने योग्य। और पोर्टेबल, देखिए ये पोर्टेबल का मतलब हमने आपको क्या बताया कि यानी जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, तो उसे पोर्टेबल बोलेंगे। अब यहां पे देखिए आर मिस है पोर्टेबल में, सी वाले ऑप्शन देखिए, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। क्या होता है? पीने योग्य होता है। भाई सभी ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ के जाएगा। रिलेटेबल का मतलब होता है संबंधित, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका पोर्टेबल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एडवर्स का पर्यायवाची शब्द बताइए। एडवर्स का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सोचिए, समझिए, याद करिए। तो साथियों याद रखिए, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। क्या होता है भाई? प्रतिकूल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो अनफेवरेबल हो जाएगा, यानी प्रतिकूल, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, हेल्पफुल मतलब सहायक होता है। एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक। लाभ, एडवांटेज मतलब क्या होता है? लाभदायक होती होता है। बेनिफिशियल मतलब भी क्या होता है? लाभदायक होता है। तो इस सवाल का एडवर्स का सिनोनिम्स अनफेवरेबल होगा, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस अकॉर्डिंगली इट इज नॉट विथ इन द कंपटेंस ऑफ द रूल्स कमिटी टू द कॉमन लॉ। यानी जैसे कि नियम समिति के अधिकार क्षेत्र में सामान्य कानून को क्या करना नहीं आता है, तो एब्रोगेट नहीं करना, यानी संहार करना नहीं आता है। तो इसमें क्या होगा? एब्रोगेट फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यानी इट इज नॉट विथ इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द रूल्स कमेटी टू एब्रोगेट द कॉमन लॉ, यानी नियम समिति के अधिकार क्षेत्र में सामान्य कानून को भाई प्रतिसंहार करना नहीं आता है। जैसे असेंबल मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। असेंबली, जैसे स्कूलों में असेंबली होता है ना, सुबह सुबह प्रेयर होता, सभी स्टूडेंट इकट्ठा होते तब प्रेयर होता है, तो असेंबल बोलते हैं। उसके बाद बॉलिक्स का मतलब क्या होता है? गड़बड़ होना, गड़बड़ करना, गड़बड़ करना होता है। ठीक है, वैकेट का मतलब खाली, वैकेंट जो हम लोग बोलते हैं, यानी खाली। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका एब्रोगेट फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एनिमिटी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एनिमिटी मतलब होता है एनिमी, यानी शत्रुता, शत्रुता हो जाएगा। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता? सद्भावना, सद्भावना। एफिनिटी का मतलब होता है समानता, समानता होता है। अफेक्शन मतलब क्या होता है? स्नेह होता है। हार्ट रेट का मतलब क्या होता है? घृणा। तो भाई एनिमिटी का जो सिनोनिम्स बनेगा वो हेट्रेड बनेगा, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रैंक्यूल का बताइए। ट्रैंक्यूल का मतलब होता है शांत चित्त, शांत चित्त। तो बताइए इसका समान शब्द क्या हो जाएगा? जैसे एनसीएस मतलब क्या होता है? जो चिंतित हम होते भाई कि हमारा पेपर कैसे जाएगा, लेकिन आप सभी को चिंतित नहीं होना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। डिलेमा मतलब क्या होता है? दुविधा। ठीक है, और फायरस मतलब क्या होता है? भयंकर, भयंकर होता है। पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, यानी शांतचित का, यानी ट्रैंक्यूल का क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द ट्रेनर ट्राइड टू गॉज द लर्नर्स। यानी आप सभी को इनकरेक्टली करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी भाई गॉज, देखिए पहला ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें देखिए डी ऑप्शन सही है भाई, ये गॉज है। जैसे ये सवाल मतलब था कि इसमें जो गॉज है ना, ये स्पेलिंग गलत दिया है। गॉज मतलब क्या होता है भाई? मापना होता है। इस सेंटेंस में ना गाज ये स्पेलिंग गलत था, लेकिन टाइपिंग करने में सही हो गया। लेकिन आप सभी को गाज का स्पेलिंग ध्यान रखना है, GAUGE होता है। गाज मतलब मापना होता है। ठीक है, सवाल का मतलब यही था भाई। सेंटेंस में एक जगह आपका
स्पेलिंग गलत था उसको आपको सही करना था, जो कि गॉज का गलत था। देखिए चारों ऑप्शन गॉज है, तो देखिए ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, डी वाला ऑप्शन ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द पेशेंट वाज कॉन्शियस आफ्टर द सर्जरी। पेशेंट ठीक है, कॉन्शियस ठीक है, आफ्टर सर्जरी का स्पेलिंग क्या होता है? यस यू आर, GERY होता है भाई, GA नहीं होता है, GERY होता है। ठीक है, तो यही हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स यानी एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, या आप हिंदी बोल सके दोस्ताना। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या हो, यानी सिनोनिम से ही बता सकते हैं आप लोग। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण। ये तो भाई इसका उल्टा हो जाएगा। फरवर का मतलब होता है कि जो ये ऑप्शन भी है फरवर, इसका मतलब कि उत्साहपूर्ण। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है? विरोधी। एंटी पार्टी यानी भाई विरोधी। कर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है दोस्त मेरे विनम्र। ठीक है, तो एमिकेबल का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? कर्टियस हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पीडिमेंट। इम्पेडिमेंट का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, क्या होता है? रुकावट। तो क्या है, जैसे हैंडीकैप मतलब विकलांगता होता है, बैरियर मतलब बाधा होता है, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा भाई इम्पेडिमेंट का जो सिनोनिम्स होगा वो ऑब्स्टेकल होगा, तो एडवांटेज होगा भाई। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ। तो इम्पेडिमेंट का जो एंटोनिम होगा वो एडवांटेज होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड नॉबिस। बताइए क्या मतलब है? नॉइस का मतलब है जो नौ सिखुआ होता है। क्या होता है भाई? जो नौ सीखुआ होता है, यानी नया नया सीखने वाला, शुरुआती वाला। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? एक शब्द क्या बनेगा? बिगिनर। बिगिनर क्या होता है भाई? कोई चीज हम जब शुरुआत करते हैं तो बिगिनर ही एक तरह के होते हैं। लेबिस, लेबिस मतलब शानदार होता है। क्लोज मतलब निकट या बंद। मिगर मतलब क्या होता है? अल्प। अल्प मतलब थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या बनेगा? फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द शॉपकीपर वाज टू एरोगेंट। वाज टू एरोगेंट आ गया तो समझिए कि आप इसमें टू फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। विथ आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है भाई, बाय भी एक तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक है, फॉर भी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है। द शॉपकीपर वाज टू एरोगेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। इज राम डूइंग इन द इवनिंग। बताइए भाई क्या फिल इन द ब्लैंक? इज राम डूइंग इन द इवनिंग यानी राम शाम को क्या कर रहा है? सवाल ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हुज का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, विच का नहीं, होम का नहीं, व्हाट का। क्वेश्चन एराइज करने के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं भाई। जैसे राम राम जो है शाम का क्या कर रहा है? शाम को क्या कर रहा है? तो व्हाट इज राम डूइंग इन द इवनिंग। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस मधुबनी पेंटिंग्स इज पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। तो दोस्त मेरे आप सभी की इच की जगह बताना क्या आएगा? देखिए भाई, ये जो आपका मधुबनी पेंटिंग्स है ना, ये एक प्लूरल है। क्या है? एक प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हमेशा आप किसका इस्तेमाल करते हैं सर जी? आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मधुबनी पेंटिंग्स आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, यानी इच की जगह आर हो जाएगा भाई। सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, तो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स एक प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा भाई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह। ठीक है, अकॉर्डिंग किसके तरह? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा भाई? अनइंटेंडेड मतलब कि अनैच्छिक।
क्या होता है भाई, अनैच्छिक, ठीक है। एप्रोप्रिएट जो सबसे उपयुक्त होता है, उचित होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट, यानी बी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है भाई। अमलगैमेट मतलब कि मिलाना, ठीक है। और टिमोरस का मतलब क्या होता है, जो डरपोक होते हैं भाई, क्या होते हैं, जो डरपोक होते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का भाई बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एप्रोप्रिएट का। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को, फाइंड द वर्ड विच इज नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। असेंबल, असेंबल मतलब हमने आपको क्या बताया है, इकट्ठा, इकट्ठा ना, जैसे कि असेंबली हाल होता है तो इकट्ठा होता है। गिव मतलब देना, सेपरेट मतलब अलग करना, आस्क फार मतलब नहीं होगा तो गैदर हो जाएगा भाई। गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा ही करना होता है, यानी असेंबल का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, गैदर होगा, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अबेंडन क्या होता है, त्याग देना। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, तो बताइए इसका प्रयोज्य शब्द क्या होगा। रिक्लेम मतलब पुनः प्राप्त करना होता है। डेजर्ट मतलब छोड़ देना, यानी यही हो जाएगा डेजर्ट, डेजर्ट, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये डेजर्ट मतलब होता है भाई क्या, याद रखिएगा, छोड़ देना। डेजर्ट रेगिस्तान वाला नहीं भाई, ठीक है, इंग्लिश भाई। और पोसेस का मतलब क्या होता है, अधिकार में रखना। कमेंस का मतलब प्रारंभ करना, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सा, जैसे सुएब मतलब क्या होता है, मनोहर, मनोहर होता है। प्लेट्यू मतलब पठार, स्पेलिंग चेक करते हैं। वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है। प्रीसाइज जो सटीक होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, PRECISE होता है। प्रीसाइज मतलब होता है सटीक, तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सैबी, सैबी मतलब होता है कि बुरी हालत में, बहुत अधिक प्रयोग में आने या घिस जाने के कारण, तो उसे क्या बोलेंगे भाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेबल हो जाएगा भाई। जैसे सैबी मतलब बुरी हालत में, तो भाई इसका उल्टा क्या होगा, रिस्पेक्टेबल मतलब कि सम्मान योग्य, आदरणीय योग्य। डिलापिटेड का मतलब होता है दोस्त मेरे भवन, फर्नीचर आदि ये सब होते हैं। मिसरेबल का मतलब क्या होता है, बहुत उदास, दयनीय। इम्प्रूवर्सिड का मतलब होता है अत्यंत गरीब या संसाधनों की कमी, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो, यानी आप सभी को वो फूल का अपोजिट बताना। वो फूल का मतलब क्या होता है, दुखद, क्या होता है भाई, दुखद, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए। जैसे वियर मतलब सावधान होता है, वैलियंट का मतलब होता है वीर, चीयरफुल मतलब खुश मिजाज, तो दुखद का भाई उल्टा क्या होगा, चीयरफुल हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। टेडियस का मतलब नीरस, टेडियस का मतलब नीरस, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को, चूज द एप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। देयर विल बी इन टूडेज इंटरव्यू, यानी देयर विल बी नो होल्ड बैरड इन टूडे इंटरव्यू। जैसे आज के इंटरव्यू में कोई भी पाबंदी नहीं था भाई, कोई भी आपका पाबंद नहीं लगाया गया था, तो इसमें देयर विल बी नो होल्ड्स बैरड इन टूडे इंटरव्यू, तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट होमोफोन्स। तो भाई आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स करना, वो भी करेक्ट होमोफोन्स का प्रयोग करके। तो इसमें क्या होगा, आई बॉट होगा भाई, बोट नहीं होगा ना, बोट होगा, बोट नहीं, क्या होगा, आई बॉट सम एसेंशियल आइटम फ्रॉम द सुपरमार्केट, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 को, और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। गेट रीड, भाई ये तो कॉमन, जैसे कि गेट रीड ऑफ मतलब होता है कि मतलब कि एलिमिनेट और डिस्पोज समथिंग इनडिजायरेबल, यानी गेट रीड ऑफ बैड कंपनी, गेट रीड ऑफ
बैड कंपनी, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। तो साथियों आज का ये पूरा पेपर आपका समाप्त हो चुका है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 4 फरवरी के पेपर के आधार पर, तो पूरा क्वेश्चन हमने आपके आने वाले शिफ्टों लिए करा दिया भाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की इस क्लास का। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि किसी भी प्रश्न पे आप सभी को डाउट होगा तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। ओके, और आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके, तो चलिए साथियों मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।